चोर को पड़ गए मोर। ये पुराने ज़माने की कहानी है, लेकिन कोर कमांडर लाहौर के घर पर तहरीक इंसाफ के हमले और वहाँ से एक मोर की चोरी ने ये कहानी मुझे फिर से याद दिलाई है। एक दफ़ा किसी चोर ने एक जालिम कोतवाल के घर से कीमती हार चोरी किया और अपने घर में ज़मीन खोद कर छुपा दिया। चोर ने अपने घर में एक मोर पाल रखा था। मोर छोटे मोटे सांप खाने का शौकीन होता है। चोरों के पालतू मोर ने ज़मीन खोदी और हार को सांप समझकर खा गया। चोर ने बहुत कोशिश की कि मोर चोरी शुदा हार को वापस उगल दे, लेकिन कामयाब ना हुआ। ये वारदात छुपी ना रह सकी और चोर गिरफ्तार हो गया। कोतवाल ने चोर से पूछा कि मेरा हार कहाँ है। चोर ने बताया कि हार को मोर खा गया। ये सुनकर कोतवाल ने कहा, चोर को पड़ गया मोर। बादशाह कोतवाल ने मोर का पेट चाक किया और अपना हार बरामद कर लिया, लेकिन चोरों को पड़ गए मोर ये एक मुहावरा बन गया जो आजकल तहरीक इंसाफ के हलकों में बड़ा पॉपुलर है। तहरीक इंसाफ के जिस कारकुन ने कोर कमांडर लाहौर के घर से मोर चोरी किया, इससे मौके पर मौजूद वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे ने पूछा कि ये मोर आप क्यों ले जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के टाइगर ने जवाब में कहा कि ये अवाम का लूटा हुआ माल है जो हम वापस ले जा रहे हैं। मौके पर मौजूद एक इंग्लिश स्पीकिंग आंटी ने सहाफ़ियों को बड़े फ़ख्र से बताया कि वो कोर कमांडर लाहौर के किचन के रेफ्रिजरेटर से स्ट्रॉबेरी चुरा कर लाई है और अपनी सहेलियों के साथ मिलकर खूब इंजॉय कर रही है। तहरीक इंसाफ वालों को मुहावरा तो याद रहा, लेकिन वो इस मुहावरे का पस मंज़र बिल्कुल नहीं जानते। वो एक मोर को लूट का माल करार दे रहे हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि 9 मई 2023 को उन्होंने भी इस पालतू मोर का किरदार अदा किया जिसे एक चोर ने पाल रखा था। मेरा इशारा इस चोर की तरफ नहीं जिसने तोशाखाना से चोरी की। तोशाखाना से भी कई हार और घड़ियां चोरी हुई और कई मोर इन्हें सांप समझकर निगल गए। मेरा इशारा उन रिटायर्ड मुहिब्बान वतन की तरफ है जो कभी अपनी सियासी सर्कस के लिए शेर पालते हैं और जब शेर बगावत कर देता है तो फिर मोर पाल लेते हैं। इन रिटायर्ड मुहिब्बान वतन के इदारे की इज्जत किसी कीमती हार से कम न थी, लेकिन अफसोस कि इनका अपना ही पाला हुआ मोर इस इज्जत को निगल गया। 9 मई के वाक़यात जिन मुहिब्बान वतन के फैज़ का नतीजा हैं, इन्हें आज नहीं तो कल अपने कौमी जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। कोतवाल ने सिर्फ मोर का पेट चाक करके अपना चोरी शुदा हार बरामद नहीं करना, बल्कि मोर पालने वाले चोरों को भी इनके जराइम की सज़ा दिलवानी है। मसला ये है कि आजकल कोतवाल को अदालतों पर भी एतमाद नहीं, क्योंकि अदालतों में बैठे हुए कुछ काजी कानून के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी बेगमात की फरमाइश पर फैसले करते हैं। क्या इमरान खान ने काजी की मदद से कोतवाल और इसके ऊपर बैठी हुई हुकूमत को मुकम्मल तौर पर रोन डाला है? क्या इमरान खान के दोबारा हाकिम बनने की राह में अब कोई रुकावट नहीं रही? ये लड़ाई इतनी सादा नहीं जितनी नज़र आ रही है। ये लड़ाई पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए ख़तरा बन रही है। इस लड़ाई की वजूहात को समझना और इन वजूहात को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। इन वजूहात को ख़त्म करने के लिए हमें कुछ तल्ख़ हक़ाइक़ को तस्लीम करना होगा, लेकिन अफसोस कि आज के पाकिस्तान में इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से लेकर जस्टिस उमर अता बंदयाल तक कोई भी सच सुनने और कहने के लिए तैयार नहीं। 9 मई के वाक़यात दरअसल हमारी सियासत में फ़ौज और ISI की मुसलसल मुदाखलत का नतीजा है। पार्लियामेंट और फ़ौज की लड़ाई में अक्सर अदलिया ने फ़ौज का साथ दिया और फ़ौज ने पार्लियामेंट को ज़ेर करने में कामयाबी हासिल की। 2007 की वकला तहरीक में सियासी जमातों ने अदलिया का साथ दिया और अदलिया ने फ़ौज के ख़िलाफ़ भरपूर मुज़ाहमत की। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से मुअत्तल किए गए चीफ जस्टिस और जजों की बहाली के बाद अदलिया भी पाकिस्तान की सियासत में स्टेक होल्डर बन गई। अदलिया ने एक दफ़ा फिर खुफिया इदारों के साथ मिली भगत करके पार्लियामेंट के इख्तियारात में मुदाखलत शुरू कर दी। सियासी मुकदमात में मुंतखब वज़राए आज़म को नाअहल करार देने के वाक़यात का ताल्लुक कानून की बालादस्ती से नहीं बल्कि कुछ जजों की सियासी एजेंडे से था। ये एजेंडा इस वक्त सामने आया जब साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने एक सियासी जमात बनाकर पाकिस्तान में सदारती निज़ाम वापस लाने का नारा लगाया। ये नारा इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का नहीं था, ये वो दरीना ख्वाहिश है जिसका इजहार एक दफ़ा ISI के साबिक सरबराह जनरल अहमद शुजा पाशा ने ख़ुद मेरे सामने किया। वो पाकिस्तान में सदारती निज़ाम के निफाज के लिए मेरी मदद हासिल करने के ख्वाहां थे, लेकिन मेरे गुस्ताखाना इनकार पर सीखपा हो गए और इस इनकार के संगीन नताइज मैंने बार बार भुगते।
2018 کے الیکشن میں دھونس اور دھاندلی کے ذریعے عمران خان کو اقتدار میں لانے کا اصل مقصد پاکستان کو صدارتی نظام کی طرف دھکیلنا تھا، اور اسی لیے جنرل قمر جاوید باجوہ بار بار آئین میں 18ویں ترمیم کو شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات سے زیادہ خطرناک قرار دیتے رہے۔ افسوس کہ اس جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دلوانے میں تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پارلیمانی جمہوریت کے دشمنوں کی سہولت کار بن گئی۔ اسی پر بس نہیں ہوا، بلکہ 2022 میں شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کے بعد بھی جنرل باجوہ کے حکم پر ہائی کورٹ کے جونیئر ججوں کو سپریم کورٹ میں لانے کے لیے مسلم لیگ نون پھر سے باجوہ کی سہولت کار بن گئی۔ مسلم لیگ نون جنرل باجوہ کی سہولت کاری نہ کرتی تو آج حالات مختلف ہوتے۔ آج مسلم لیگ نون آرمی چیف اور تحریک انصاف چیف جسٹس کی ترجمان بنی ہوئی ہے۔ عمران خان نے سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف لینے کے بعد آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف بیان دے کر سیاسی لڑائی کو اداروں کی لڑائی میں تبدیل کر دیا ہے۔ کور کمانڈر لاہور کے گھر پر حملے کے بعد حکمران اتحاد نے سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ سیاسی جماعتوں کی لڑائی میں اداروں کا تقدس اور انسانی حقوق دونوں پامال ہو رہے ہیں۔ مجھے اس تقریب میں بھی تعمیر کا پہلو نظر آ رہا ہے۔ عوام کی اکثریت کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارے اکثر مسائل کی وجہ فوج اور عدلیہ کی سیاست میں مداخلت ہے، اور آج ہماری بڑی سیاسی جماعتیں انہی دو اداروں کے کندھے استعمال کر کے اپنے مفادات کا تحفظ کر رہی ہیں۔ ان اداروں کی سیاست میں مداخلت بند ہونی چاہیے۔ مور کے پیٹ سے صرف ہار کی برآمدگی کافی نہیں، بلکہ چور کا احتساب بھی ضروری ہے جس نے مور پالا۔